Hello and welcome dear students to Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe us. आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फॉर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1, Which among the following phenomenon always results in the cooling effect? 4 ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, एवापोरेशन और नन ऑफ द अबव। तो आप इसको खुद गेस करें, पहले ट्राई कर लो एक बार। हाँ, तो कुछ बच्चों ने ठीक जवाब दिए होंगे। अब जैसे कंडेंसेशन है, इसमें आपको मैं कूलिंग इफेक्ट के लिए एग्जांपल दे देती हूँ। एक कप ऑफ टी आप ले लो। जैसे गर्म चाय होती है तो थोड़ी देर उसमें भाप निकलती है, थोड़ी देर के बाद चाय ठंडी हो जाती है, तो ये फेनोमेनन एवापोरेशन का होता है। इसका मतलब साफ क्लियर है कि एवापोरेशन से ही कूलिंग इफेक्ट आता है। तो कंडेंसेशन इसका अपोजिट होता है। इससे आपको कंडेंसेशन का बारे में भी समझ आ गई। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एवापोरेशन ही कूलिंग इफेक्ट। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है, एवापोरेशन कूलिंग इफेक्ट के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग causes the temperature of a substance to remain constant while it is undergoing a change in its state? तो इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेटेंट हीट, लैटिस एनर्जी, लॉस ऑफ हीट या नन ऑफ द अबव। तो आप गेस करो, ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई अगर कर लिया तो इसके लिए मैं आपको क्लियर करती हूँ कि लेटेंट हीट होता क्या है। लेटेंट हीट ये होता है कि कभी भी किसी चीज की फेज चेंज हो, जैसे लिक्विड से गैस बने तो इसको कहते हैं कि यहाँ लेटेंट हीट है, या गैस से वेपर बने तो फेज चेंज होने को ही कहते हैं लेटेंट हीट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी लेटेंट हीट ही है। जिन बच्चों ने ये ऑप्शन किया होगा तो उनका करेक्ट है, इसका लेटेंट हीट ही करेक्ट ऑप्शन है। हम मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन है, द कंटिन्यूअस zigzag मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ डिस्पर्शन मीडियम इज कॉल्ड। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए गए हैं, डिस्पर्शन, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, ऑसिलेशंस। तो अब zigzag मोशन जब भी कोलाइडल पार्टिकल्स की होती है, डिस्पर्शन मीडियम तो पता ही आपको, मतलब एक तरह से आप वाटर ही ले लो इसको। तो उसमें जब भी zigzag मोशन हो तो इसको कहते हैं ये ब्राउनियन मूवमेंट। जिन बच्चों ने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया उनका करेक्ट है, ब्राउनियन मूवमेंट ही zigzag मोशन को कहते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स की। अब क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, which isotope is used in nuclear power plants to generate electricity? अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में कोबाल्ट 60, तो इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए। ये तो वैसे कैंसर के लिए नहीं इसमें यूज होता है ना, आयोडीन भी सबको पता ही है। यूरेनियम का ही आइसोटोप न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है, पर यहाँ पे यही कंफ्यूजन है कि यूरेनियम 235 यूज होगा या यूरेनियम 238। लेकिन ये याद ही रखो कि यूरेनियम 235 ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये आइसोटोप ही यूज होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन फिर ऑप्शन नंबर ए है, यूरेनियम 235। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो यूज डेली का ही क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। ए गैस यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन ड्रिंकिंग वाटर इज। ड्रिंकिंग वाटर में कौन सी गैस यूज होती है डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्शन खत्म करने के लिए? इसके लिए 4 ऑप्शन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो पानी में क्लोरीन तो डालते ही हैं, अक्सर पानी में वो क्लोरीन डाली हुई होती है, तो ये डिसइंफेक्टेंट के लिए डाली जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। If a metal can be drawn into wires relatively easily, it is called, मेटल जो है ना, इसके अंदर इसकी 4 ऑप्शन यहाँ दिए, मेलेबल, डक्टाइल, टैक्टाइल और सोनोरस। और मेटल जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये मेलेबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। यहाँ पे है कि वायर्स में, अब मेलेबल का इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मेलेबल है, अगर किसी मेटल को शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो कहते हैं ये मेटल मेलेबल है। अगर किसी मेटल को डक्टाइल, मतलब वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं तो कहते हैं ये मेटल डक्टाइल है। और यहाँ पर तो वायर्स का ही पूछा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है, डक्टाइल। और क्वेश्चन आपको मेलेबल का भी आ सकता है शीट में कन्वर्ट कर, इसलिए आप इसको समझ लो। और ये जो सोनोरस है, अगर किसी मेटल, जैसे अगर हम किसी मेटल को हिट करें और वहां से उसकी आवाज आए, जैसे कि बेल होती है स्कूल में, तो बेल बजती है तो आवाज आ जाती है, या टीन के ऊपर कोई छत के कहीं कोई हिट करे तो आवाज निकलती है मेटल में से, तो उसको कहते हैं सोनोरस। ये इस तरह ये टर्म्स याद रखनी चाहिए आपको।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन वुल्कनाइजेशन नेचुरल रबर इज हीटेड विद, वुल्कनाइजेशन एक प्रोसेस होता है रबर के लिए, नेचुरल रबर के लिए, तो उसमें रबर को हीट करना पड़ता है। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए कि वो किसके साथ आपको हीट करना पड़ता है, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन। ये अच्छी तरह याद रखना कि इसमें सल्फर के साथ नेचुरल रबर को हीट करना पड़ता है वुल्कनाइजेशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, अब इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कोलम्बिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता ही है जमीन की, ये कशिश वाली ये तो इधर होनी नहीं है। अब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स की तो ये न्यूक्लियर फोर्स ही होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स वहां होते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स ही इसके लिए होगी। तो ये देखो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स ही होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय, वाटर के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस है वो किस तरह रिमूव होती है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लोरीन, क्लोरीन तो आपको ऊपर ही पता है कि डिसइंफेक्टेंट डाला जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। वॉशिंग सोडा भी नहीं हो सकता। ब्लीचिंग पाउडर, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन पे पोटेशियम परमैंगनेट ही बचता है, KMnO4 जिसका सिंबल है केमिस्ट्री में, ये भी याद ही रख लेना सिंबल KMnO4, तो ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ, डायमंड जो है ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर। तो डायमंड जो है ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, इसका करेक्ट ऑप्शन कार्बन है। और इसका एक और एलोट्रोप होता है कार्बन के, ये 2 होते हैं, एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट। आपको ग्रेफाइट भी पूछ सकते हैं, तब भी आपने कार्बन ही टिक करना है कि ग्रेफाइट किसका एलोट्रोपिक फॉर्म है। कार्बन के हैं ये दोनों, डायमंड और ग्रेफाइट 2। Make sure you follow us on Facebook, Instagram and YouTube. चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। Which of the following is not an isotope of hydrogen? अब इसमें भी 4 दिए हैं ऑप्शंस, प्रोटियम, ट्रिटियम, एरिटियम और ड्यूटेरियम। तो इसमें असल में आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के रिलेटेड क्वेश्चन है। अब जिसको आप कुछ केमिस्ट्री का नॉलेज होगा उसको पता होगा कि हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं वो 3 होते हैं। एक होता है मतलब हाइड्रोजन ही होता है, इनके मास नंबर ऊपर डिफरेंट होते हैं, 1 एक पे लिखा होता है, एक पे 2 और एक पे 3। ऐसे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 नहीं है सबका। जिसके ऊपर 1 होगा मास नंबर तो वो प्रोटियम, जिसपे 2 होगा वो ड्यूटेरियम और जिसपे 3 होगा ट्रिटियम। तो इनमें से पूछा प्रोटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम तीनों दिए हुए हैं, तो एरिटियम तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ, तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन एरिटियम ही होगा। तो हमने आपको केमिस्ट्री के पहले मॉड्यूल्स जो दिए हुए थे उसमें ये सारी टर्म्स पहले ही डिस्कस की थी, ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं अब। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, केमिकली रस्ट इज, रस्ट भी ये बहुत केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। रस्ट, रस्ट कैसे लगता है, इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हाइड्रेटेड फेरस, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड और बोथ बी एंड सी। तो इसके लिए रस्ट लगने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। एक तो ये कंडीशन है कि वहां मॉइस्चर जरूर होना चाहिए, मींस वाटर। और दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि ऑक्सीजन, वैसे तो वाटर के अंदर ही ऑक्सीजन भी आ जाती है, तो लेकिन ऑक्सीजन और मॉइस्चर वाटर इसकी कंडीशन है, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे ये जो हाइड्रेटेड लफज है ना, तो हाइड्रेटेड लफज मींस वाटर, तो मॉइस्चर आ गया इसमें, इसलिए यही वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि रस्ट की 2 कंडीशन आप याद रखना, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, मींस वाटर और ऑक्सीजन। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो 13th क्वेश्चन देखते हैं हम। अब 13th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड। इसके लिए आप एक आटम का स्ट्रक्चर देखो, बीच में न्यूक्लियस होता है, तो उसके बाद अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स ये प्रोटॉन्स और जो भी होता है ये, तो साइड में जो सबसे बाहर वाले जो शेल्स है ना न्यूक्लियस के बाहर, अब जो सबसे लास्ट वाला शेल बचता है इसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल्स। सबसे लास्ट वाला शेल है, इस आउटर मोस्ट शेल का ही दूसरा नाम है वेलेंस शेल। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड, जो इस शेल सबसे लास्ट वाले शेल में, जो सबसे आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको कहते हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलो 14th क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द। अब जिसने मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी केमिस्ट्री में उनको तो पता चल जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी सबस्टेंस कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12,
सेकंड ऑप्शन में है मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड ऑप्शन में है मास ऑफ वन एटम कंपेयर्ड विद द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसके लिए आप याद ही रखोगे ये जो ऑप्शन नंबर ए है ना, जब भी किसी का मॉलिक्यूलर मास हम मतलब डिफाइन करते हैं तो उसको हम कार्बन 12 के मास से कंपेयर करते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। चलो 15th क्वेश्चन हम देखते हैं। और इसलिए वैसे भी ये हमारे पे सिंबल के ऊपर है, वैसे भी ये एलिस के सिंबल आपको याद ही होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। द सिंबल ऑफ सोडियम इज, यहाँ पे सोडियम कॉमन साल्ट के अंदर जो होता है, जैसे सोडियम NaCl, आपको पता है जैसे NaCl। जरा ये हैंग हो रहा है कंप्यूटर, एक मिनट, तो इसके लिए बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, द सिंबल ऑफ सोडियम इज, तो सोडियम मैंने कहा कि कॉमन साल्ट में भी होता है, जैसे NaCl आपको पता है कॉमन साल्ट का होता है इस सिंबल, तो इसमें से आप सोडियम का देख लो Na, ये नोटियम इस लफ्ज से ये डिस्कवर हुआ है, इसलिए इसका नाम Na रखा है। इसी तरह SO तो किसी का सिंबल नहीं है। नीचे Sn है, ये टिन का होता है। Sm भी समैरियम का होता है। तो Na आप याद रखो सोडियम का सिंबल है, और भी कईयों के सिंबल्स याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होते हैं सिंबल्स भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें है कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंस इट्स केमिकल बिहेवियर। कौन सी प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो डिटरमाइन करती है इसके केमिकल बिहेवियर को। तो ये मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ कि केमिकल बिहेवियर अगर किसी चीज़ का पता करना होता है तो ये होता है जो एटम जितना ज़्यादा मतलब जो एलिमेंट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी रिएक्टिविटी से पता चलती है। तो रिएक्टिविटी में ये होता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मतलब लेने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। तो जिसके अंदर ज़्यादा होगी, तो जैसे अब नोबल गैसेज है उनके अंदर नहीं होती है तो कहते हैं नोबल गैसेज अनरिएक्टिव हैं, जो 18th ग्रुप में होती हैं। तो इसका मतलब इसमें वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, जिसमें जितनी ज्यादा कैपेसिटी हो लेने की तो वो उतना ज्यादा वो एलिमेंट रिएक्टिव होता है। नोबल गैसेज तो फिर अनरिएक्टिव ही हुई। अब 17th क्वेश्चन देखते हैं हम। हु, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे ही आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन तो मॉड्यूल में भी हमने पहले दिया हुआ है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन, ये चीजें आपको देख लेनी चाहिए। यहाँ पे अब जैसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 में, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रदरफोर्ड, चैडविक, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन। तो कई बच्चों को पता भी होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया है। बाकी आप बाकियों के भी देख लेना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसने किए हुए हैं। इसका तो करेक्ट ऑप्शन सी है, जे थॉमसन। चलो 18th क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है रूम टेम्परेचर भी। इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ब्रोमीन। अब ये बाकी जो है मेटल जो है इनमें से मरकरी वैसे लिक्विड होता है, ये तो सबको पता ही है। लिक्विड स्टेट में जो मेटल होता है वो मरकरी होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन मरकरी है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ मेटालाइट। इसमें से कौन है जो मेटालाइट नहीं है। इसके लिए भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसमें से एक तरफ से देखा जाए तो ये जो टंजशन है ये तो मेटल है, टंजशन इसकी ये तार बन जाती है, टंजशन जो होते हैं मेटल, तो ये टंजशन जैसे मेटल, बाकी सारे तो ये मेटेलाइड हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, टंजशन। अब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, ये समझने का है जरा। ए सैंपल ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल irrespective of source contains 82.35% nitrogen and 17.65% hydrogen by mass. This data supports, मतलब इस तरह का डाटा अगर दिया होगा तो ये किस लॉ को सपोर्ट करता है। इसमें 4 ऑप्शन 4 लॉ बताए हुए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और एवोगाड्रोस लॉ। लेकिन इसका ऑप्शन लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास में मास कंजर्व रहता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में कुछ और कंडीशंस है, एवोगाड्रो लॉ तो ये है ही नहीं। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन ही इसका करेक्ट है, कुछ ऑप्शन नंबर सी। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इन शुगर सोल्यूशन। इसके लिए मतलब क्या ये कंडीशन होती है, सल्यूट कौन होता है शुगर सोल्यूशन अगर किसी चीज का बना हुआ है, मतलब मीठा घोल बना हुआ है, तो आप बताओ इसमें सल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो इसके लिए आपको पहले सल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म्स का पता होना चाहिए। सल्यूट वो चीज होती है जो कम क्वांटिटी में हो,
और सॉल्वेंट वो चीज होती है जो ज्यादा क्वांटिटी में हो, और अक्सर कम क्वांटिटी वाली चीज ही ज्यादा क्वांटिटी वाली चीज में मिलाई जाती है, मतलब सल्यूट ही फिर सॉल्वेंट में मिलाया जाता है। तो अब शुगर का अगर सोल्यूशन है तो शुगर तो कम ही होगी, वाटर ज्यादा होगा, इसलिए शुगर सल्यूट हो जाएगी और जो वाटर होगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, शुगर इज सल्यूट, वाटर इज सॉल्वेंट। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, ए मोल ऑफ एनी सबस्टांस कंटेंट, चलो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोल की वैल्यू तो पता ही होनी चाहिए सबको, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, क्योंकि इसमें पीछे की वैल्यू तो सब में सेम है, इसमें पावर के ऊपर ही है सब 10⁻, ये याद रखना कि 10⁻23 होती है एक मोल की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोगाड्रोस नंबर में भी होता है ये ए मोल ऑफ एनी सबस्टांस कंटेंट्स, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं एक मोल ऑफ द सबस्टांस के अंदर। चलो अब हम 23rd क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द, अब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो था ना, इसके बाद एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी आया है, और आजकल तो हम मॉडर्न वाले को ही मानते हैं, तो मॉडर्न जो है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है, ये तो सबको पता ही होगा। तो मेंडलीव जो इससे पहले का था वो तो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, इसमें ऑप्शन में भी कुछ इस तरह ही बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है या एटॉमिक मास पे, तो ये मेंडलीव तो पहले का मॉडर्न वाला आजकल चल रहा है, तो फिर इसलिए ये एटॉमिक मास पे ही बेस्ड है, इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी होगा। और अगर आपको मॉडर्न आ जाए पेपर में तो आप उसमें इसमें लिखना कि वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, तो ये मेंडलीव वाला है, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन ही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं अब हम। Mass can neither be created nor destroyed during a chemical reaction is the law of, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा शायद, कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास ना क्रिएट किया जाता है नॉर डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन के वक्त ना जाया होता है तो ना ये क्रिएट होता है कोई मास, इसलिए इसका कंजर्वेशन ऑफ मास होता है केमिकल रिएक्शन के वक्त। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज एयर, अब मिक्सचर तो आपको पढ़े ही हैं, ये मिक्सचर वो मिक्सचर, अब जैसे एयर है, ये किस टाइप का मिक्सचर है, इसके अंदर मतलब क्या क्या मिला हुआ है, तो इसका ये मिक्स होकर एयर बनी है। तो हवा में तो आपने देखा ये गैस ही गैस है, तो इसलिए गैस इन गैस इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका। और एयर के अंदर आपको पता ही है, आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसें हवा में, तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, ये भी बात भी सबको पता है, तो एयर का क्या आएगा, गैस इन गैस, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब आप 26 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26 में है, इन वाटर द रेशियो बिटवीन द मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज, अच्छा वाटर का फार्मूला तो सबको पता है, ये जो H2O ये वाटर का फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। तो वाटर में हाइड्रोजन किस रेशियो में और ऑक्सीजन इनका आपस में रेशियो किया है वो हमने बताना है, तो 1:8, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में है, 1:8, इसका भी सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन 1:8 जो है करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखो क्योंकि इसका मास होता है ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 मास, तो 2 1 2 2 8 16, 1:8 इसका कटिंग करके आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है 26 का। अब 27 हम देखते हैं, विच पार्टिकल इज लाइटेस्ट इन द फॉलोइंग, इनमें से सबसे हल्का पार्टिकल कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से सबसे हल्का पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का तो सबको पता है सबसे हैवी पार्टिकल है, चलो आपको हिंट भी मिल गई कि अल्फा पार्टिकल, अगर आपको हैवीएस्ट पार्टिकल पूछा होगा तो आप अल्फा पार्टिकल करना, तो यहाँ पे लाइटेस्ट पूछा है तो इलेक्ट्रॉन याद रखना कि सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे उसका रिवर्स ही पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट पार्टिकल, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, हैवीएस्ट पार्टिकल अल्फा पार्टिकल होता है, और अल्फा पार्टिकल कहते हैं हम हीलियम 24 को, हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 होता है, He हीलियम, 2 नीचे 4 लिखो ऊपर, तो ये है अल्फा पार्टिकल, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉन तो मैंने ऊपर ही बताया था लाइटेस्ट पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल ही हैवीएस्ट होता है, थोड़ा गैस भी कर लो कमेंट में तुम क्या सोच रहे हो क्या है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करेंगे, इस पे क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर जरा आप खुद गेस करना, पहले कमेंट में जवाब दो। केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए, आप जरा गेस करो किस तरह केमिकल बॉन्ड बनता है,
देखते हैं कौन बच्चे बताते हैं। 4 ऑप्शन है। पहले में तो लिखा हुआ है एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। सेकंड में है फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ओवरकम्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड में दिया हुआ है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम्स फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो क्वेश्चन नंबर डी, ये डी ऑप्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल टू फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। तो केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, जब क्या कंडीशन होती है इन चारों में से? करो कैसे, ट्राई करो। तो कमेंट में इसका आंसर दो ताकि पता चले कौन बच्चे सीरियसली स्टडी कर रहे हैं इसके लिए। तो केमिकल बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन है, इसका आंसर दो कमेंट में। चलो अब हम पहुंच ही गए क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। ये भी इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड? ये इनमें से कौन सा एक्वस सोल्यूशन, एक्वस पता है पानी होता है, ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो ब्लू लिटमस के कलर को रेड में चेंज कर देता है? तो इसके लिए आपको थोड़ा मतलब समझने की बात है कंसेप्ट की। 4 ऑप्शंस दिए हैं, एसिड्स, बेसिस, न्यूट्रल और साल्ट्स। तो करो ट्राई, बोल सकते हो, लिखो कमेंट में आंसर। चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अब। जब भी ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो रेड में, तो उस वक्त एक्वस सोल्यूशन एसिड्स का यूज होता है। और आपको इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है, तब अगर लिखा आएगा कि आपको रेड वाला कलर चेंज हो रहा है ब्लू में, तो उस वक्त आप बेसिस जवाब कर देना, आंसर अपना बेसिस कर देना। तो उसके बाद मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe us. Wish you good luck.